Hi friends, welcome to Swaratmika Academy. Today we are going to start class 6 history and CRT chapter number 4 What books and burials tells us. सबसे पहले एक ओवरव्यू जान लेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ बुक्स के बारे में दिया है, जैसे कि ऋग्वेदा के बारे में मेंशन किया गया है कि क्या हिम्स होती थी, किस तरीके से ऋग्वेदों में कितने तरीके की ऋचाएं होती थी और उसे किसने लिखा है। इस तरीके की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसके साथ साथ बरियल्स के बारे में बताया गया है कि माइक्रोलिथ्स क्या होते थे और कैसे लोगों को जो है कॉफिन में रख करके डेड बॉडी को जो है बरी किया जाता था। सो लेट्स स्टार्ट। मैरी इन द लाइब्रेरी। जैसा कि हम सब जानते हैं एनसीईआरटी की स्टार्टिंग एक या दो बच्चों की स्टोरी से होती है, तो इसमें मैरी की स्टोरी दी हुई है कि मैरी लाइब्रेरी में जो है बुक्स देख रही थी। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। सारे बच्चे पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। तो फिर क्या होता है, व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर। मैरी जब लाइब्रेरी में गई तो उसने पाया कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, उनके क्लासरूम से बहुत बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स, वहाँ पे बहुत सारी शेल्फ्स थी, ऑल फुल ऑफ बुक्स, सभी किताबों से भरी थी। इन वन कॉर्नर वॉज अ कबर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक कॉर्नर जो है उसमें एक कबर्ड रखी थी जो कि बहुत जो है पुरानी और बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स किताबों से भरा हुआ था। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड द टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। मतलब कि कबर्ड में बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत सारे रिलीजियंस के बारे में बताती हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। क्या आपको पता है कि हमारे पास वेद हैं? वॉट आर वेदास? मैरी वंडर्ड, मैरी को आश्चर्य हुआ कि वेद क्या होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अब चलते हैं हम लोग मेन चैप्टर पे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पैराग्राफ। यू मे हैव हर्ड अबाउट वेदास। आपने वेदों के बारे में सुना होगा। देर आर फोर ऑफ देम। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि वेद जो है सबसे पुरानी किताबों में से एक हैं। तो आपने वेद के बारे में सुना है। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यही जो है इन वेदों का सीक्वेंस भी है। सबसे पहले ऋग्वेद कंपोज हुआ, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो अगर कोई पूछे तो ये बताइएगा सीक्वेंस, RSYA। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो। 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा includes more than 1000 hymns। ऋग्वेद में कितनी हिम्स हैं? 1000 से ज्यादा। कॉल्ड सूक्त, इनको हिम्स को सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, अच्छी तरीके से बोला गया। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। ये हिम्स जो होती हैं वो भगवान की, देवी देवताओं की जो है प्रेज होती हैं, एक तरीके की प्रशंसा होती हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। 3 गॉड उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थे ऋग्वेद के टाइम पे। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्र, वारियर यानी कि युद्ध के देवता, एंड सोम। सोम क्या होता था? एक प्लांट होता था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था। दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेजेस। ये हिम्स किसने लिखी है? ऋषियों ने। प्रीस्ट, पुजारी, taught student to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care। पुजारियों ने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है सिखाया कि जो है एक एक हिम्स को ऐसे मेमोराइज करो, रिसाइट करो और उनको वर्ड बाय वर्ड, बिट बाय बिट बहुत अच्छी तरीके से जो है बोलना सिखाया। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मेन। बहुत सारी हिम्स जो हैं लोगों के द्वारा रची गई और गाई गई। अ फ्यू वेर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ जो है वुमेन्स के द्वारा। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद किस लैंग्वेज में है? वैदिक संस्कृत पे में। विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो होती है वो नॉर्मल संस्कृत से थोड़ी डिफरेंट होती है। यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। जो हम लोग आज के टाइम में संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे वैदिक संस्कृत जो है डिफरेंट होती है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब इसमें लैंग्वेजेस के बारे में दिया है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एंड इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन परिवार की जो है भाषा है।
Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. अब ये बताया गया कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है? असमी, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी। और एशियन लैंग्वेज सच एज पर्सियन यानी कि फारसी। मेनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सभी कौन से परिवार में आती है? इंडो यूरोपियन फैमिली में आती हैं। दे आर कॉल्ड द फैमिली बिकॉज ओरिजिनली हैड कॉमन वर्ड्स, हैज वर्ड्स इन कॉमन, यानी कि ये एक फैमिली से इसलिए बिलोंग करती हैं क्योंकि इसमें कुछ वर्ड जो होते हैं ओरिजिनेट हुए हैं वो कॉमन है। टेक द वर्ड मदर, संस्कृत माँ एंड मदर इंग्लिश, यानी कि मदर जो होता है वो संस्कृत में होता है, माँ हिंदी में होता है और मदर इंग्लिश में होता है। तो ये तीनों जो है वो एक ही जो है परिवार की भाषाएं हैं। जो ये मदर वर्ड है वो एक ही जो है ओरिजिनेशन है जो इन तीन लैंग्वेजेस में है। डू यू नोटिस मैनी सिमिलरिटीज, क्या आपने बहुत सारी सिमिलरिटी नोटिस की है? Other language used in subcontinent belong to different families. For instance, those used in northeast belong to Tibeto-European families. यानी कि इसमें दिया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज बोली जाती है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली में बिलोंग करती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन। नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज तिब्बत बर्मन फैमिली में बिलोंग करती है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ फैमिली में। ठीक है। एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो एस्ट्रो एशियाटिक होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है? तिब्बतो बर्मन फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ फैमिली से, और झारखंड में जो है एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद लिस्ट द लैंग्वेज यू हैड अबाउट एंड ट्राई आइडेंटिफाई and identify the families to which they belong. तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन। The books we use are written and printed. The Rigveda was recited and heard rather than read. यानी कि उस टाइम पे जो है ऋग्वेद जो है रिसाइट किया जाता था, यानी कि गा गा कर बोला जाता था और सुना जाता था। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. यानी कि जब ये जो है लिखा गया है उसके लिखा जाने से बहुत पहले भी रचा जा चुका था और बाद में जो है इसको प्रिंट किया गया है, कंपोज किया गया है। कब? 200 साल बाद। यानी कि जब ये कंपोज हुआ था उसके बाद ये बोल बोल के यूज हो रहा था, उसको 200 साल बाद लिखा गया है। हाउ द हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा, हिस्टोरियंस जो है ऋग्वेदा किस तरीके से पढ़ते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू द मटीरियल रिमेन्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? जो चीज़ें वहाँ से जो है हमें बची हुई प्राप्त हुई हैं या खुदाई में प्राप्त हुई हैं उनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। दे एग्जामाइन रिटन सोर्सेज एज वेल, वो रिटन सोर्सेज को भी एग्जामाइन करते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी ऋग्वेद, चलो जानते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद को किस तरीके से स्टडी किया। सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कुछ हिम्स जो होती है ऋग्वेद में वो डायलॉग की फॉर्म में है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ सच हिम अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर, ये एक डायलॉग है विश्वामित्र और दो रिवर के बीच, व्यास और सतलज के बीच। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, उस टाइम पे व्यास और सतलज को देवियों की तरह पूजा जाता था। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 पेज 2 देन रीड ऑन, और ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिम का। अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से एक पेज दिया हुआ है जो कि बर्च, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना बर्च ट्री की जो है उससे बनाया जाता था, उसकी छाल से, तो वो बर्च ट्री जो है कश्मीर में पाया जाता है। अबाउट 150 years ago it was to prepare one of the earliest printed text of ऋग्वेदा as well as an English translation, यानी कि ऋग्वेदा जो है वो इस प्रकार के बर्च की छाल से यानी कि भुज नामक वृक्ष की छाल से बनाया गया है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसी तरीके से लिखा गया है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी पुणे महाराष्ट्र, और आज के टाइम में वो पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व्ड है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, विश्वामित्र और नदियाँ, तो अब ये पढ़ते हैं हम लोग
इसके बारे में। विश्वामित्र, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू शिफ्ट हॉर्सेस टू शाइनिंग काउज एंड दैट लिक देयर काब्स। यानी कि विश्वामित्र जो है नदियों से कहते हैं कि तुम जो है नीचे आ जाओ, किसकी तरह, घोड़े की तरह, एक जो है फुर्तीले घोड़े की तरह और शाइन चमचमाती गाय की तरह। ऐसी गायें जो अपने बछड़े को जो है काऊ जो है जब बछड़े को बर्थ देती है तो उसको जो है साफ करती है थोड़ा सा अपनी जुबान से। तो इस तरीके की जो है काऊ से जो है रिवर्स को कंपेयर किया गया है कि उन रिवर्स की तरीके से और उन काऊ के तरीके से आप नीचे आ जाओ। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, तुम रथ की तरह आ जाओ और जो है समुद्र में मिल जाओ। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की पावर से। यू आर फुल ऑफ वाटर, आप पानी से भरी हुई हो। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, ये मतलब विश्वामित्र ऋषि जो है नदियों से प्रार्थना करें। द रिवर्स वी who are full of water move along the path and gods have made for us. Once we start flowing we cannot stop. रिवर्स ने क्या कहा, हमारे लिए जो है भगवान ने रास्ते बनाए, हम उसी रास्ते पे चलते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता। Why do they you pray to us, ओ से एक ऋषि तुम हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स, बहनों, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ड्स, एक सिंगर जो है वो जो है बहुत दूर से आया है अपने रथ के साथ और अपनी गाड़ी के साथ। लेट योर वाटर नॉट राइज अबव द एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, अपना पानी जो है इस पहिए के जो है एक्सेस के ऊपर मत आने देना जिससे कि हम लोग सेफली जो है क्रॉस हो जाएं। द रिवर्स ने कहा, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, हम तुम्हारी प्रेयर्स को सुनेंगे सो दैट तुम जो है सेफली क्रॉस हो सको। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर द रिवर्स फ्लो। हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि ये हिम जो है ऐसी जगह पे कंपोज हुई है जहाँ पे नदियाँ बहती थी। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर द हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, यानी कि विश्वामित्र ऋषि ऐसी सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पे हॉर्स और काउ जो है वैल्यूएबल हुआ करते होंगे, तभी तो नदियों को जो है हॉर्स और काउ की तरह बताया गया है। That is why the rivers are compared to the horses and cows. Do you think chariots were also important? क्या आपको लगता है उस टाइम पे रथ भी इम्पोर्टेंट होते थे? सिंपल सी बात है, होते होंगे, उन पे युद्ध लड़े जाते होंगे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, क्योंकि उन रथों से युद्ध लड़े जाते थे और बाकी भी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होते थे। रीड द वर्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट आर मेंशन्ड। रिवर्स स्पेशली द इंडस, तो जानवरों से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है सामान ले जाते थे और साथ ही जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता था। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड अदर ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स। हिम्स में जो है अदर रिवर्स के भी नेम है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के, सरस्वती नदी का भी नाम है। सरस्वती नदी उस टाइम पे बहुत पवित्र नदी मानी जाती थी। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा यमुना का मेंशन सिर्फ एक बार है। लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 2 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ये आपका होमवर्क है। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। कैटल, हॉर्स और चैरियट, रथ। There are many prayers in ऋग्वेदा for cattle, children, especially sons and horses. बहुत सारी प्रेयर्स हैं ऋग्वेद में, किनकी? जानवरों की, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की, और घोड़ों की। स्पेशली जानवर मतलब बच्चे यानी कि पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए नहीं। हॉर्सेज वर योक्ड टू द चैरियट्स, रथ को जो है घोड़ों से बांध दिया जाता था। दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, और उनको बैटल में, युद्ध में यूज किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स, युद्ध किस लिए लड़े जाते थे? कैप्चर करने के लिए कैटल को यानी कि जानवरों को, गाय भैंस। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, लैंड के लिए भी युद्ध लड़ा जाता था। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले। लैंड किस लिए इम्पोर्टेंट होता था? उस टाइम पे वहाँ पे चारागाह बनाए जाते थे ताकि जानवर चरे। वहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी जल्दी उगने वाली, जैसे कि बार्ले हो गई, जल्दी फल देने वाली। सम बैटल्स वर, बार्ले यानी कि जौ। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, कुछ युद्ध लड़े जाते थे किस लिए? पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए।
Some of the wealth that are obtained were kept by leaders, some are given to the priest and rest were distributed among the people. यानी कि युद्ध में जो धन पाया जाता था वो कुछ जो है राजा लोग ले लेते थे, लीडर जो थे उस टाइम के वो ले लेते थे, कुछ प्रीस्ट यानी कि पुजारी को दिया जाता था और रेस्ट जो है जनता में बांट दिया जाता था. Some wealth was used for performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into fire. और कुछ पैसा जो है बलि देने के लिए खर्च किया जाता था. दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस, ये भगवान के लिए की जाती थी. ऑफरिंग कुड इंक्लूड, ऑफरिंग किन किन चीज़ों की होती थी? घी, ग्रेन यानी कि अनाज, एंड सम केस एनिमल्स, और कुछ टाइम पे एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, मोस्टली जो है लोग यानी कि युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे. देर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पे आर्मी नहीं थी. बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर्स, बट वहाँ पे एक सभा होती थी जिसमें लोग जो है वॉर के बारे में डिस्कस करते थे. वॉर एंड पीस, शांति और युद्ध के बारे में. दे ऑल्सो चूज लीडर्स, वहाँ के लोग लीडर को भी चूज करते थे. हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, लीडर्स क्या होते थे? ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स हुआ करते थे. वर्ड्स टू डिस्क्राइब, लोगों को डिस्क्राइब करने के किन किन वर्ड्स का यूज किया जाता था? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, कई तरीके थे जिससे लोगों को जो है उनके किए गए काम से पहचाना जाता था. द लैंग्वेज दे स्पीक, जिस तरीके की लैंग्वेज वो लोग बोलते थे. इससे दे प्लेस दे बिलोंग टू, जिस जगह पे वो रहते थे. देयर फैमिली, उनकी फैमिली से. एंड देयर कम्युनिटी एंड कल्चर प्रैक्टिस, और उनके कल्चर से, तो नामों से बुलाया जाता था. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल इन ऋग्वेदा. There are two group of people who are described in the terms of their work. यहाँ पे दो तरीके के लोगों के बारे में उनके काम के बेसिस पे बोला जा रहा है. द प्रीस्ट एंड राजाज. राजा तो जानते ही आप कौन होता है? प्रीस्ट मतलब पुजारी, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण. प्रीस्ट को कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे. वो परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, जो बहुत तरीके की पूजा पाठ और ये सारी चीजें करवाते थे, कर्मकांड वगैरह. और राजा तो आप सभी जानते हैं. दीज राजाज वर नॉट लाइक वंस यू मे विल बी लर्निंग अबाउट लेटर. ये राजा वो राजा नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा सा महल होगा, बहुत सारा उनके पास धन दौलत होगी, टैक्स कलेक्ट करते होंगे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस एंड आर्मीज, nor they collect taxes. Generally, son did not automatically succeed father as rajas. मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होता था उस टाइम पे. उस टाइम पे थोड़ी अलग व्यवस्था चला करती थी, लोग राजा चुनते थे. Read the previous section once more and see whether you can find out that what raja did. और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. Two words were used to describe the people or the community as a whole. कम्युनिटी को दो वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता था. एक जन, जो कि अभी भी हिंदी में यूज किया जाता है, जन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. एंड अदर विश, दूसरा विश. द वर्ड विश, वैश्य जो है वो विश से बना हुआ है. इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम. So we find reference from Puru Jain or Vish, the Bharat Jain or Vish, and Yadu Jain or Vish, so on. कुछ वर्ड जो है मेंशन किए गए हैं, कुछ जन और विश के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पुरुजन, पुरुविश, भरत जन, भरत विश, यदुजन, यदुविश, इस तरीके से. डू यू any of these names sound similar? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans and called other opponent dasas or dasyus. समटाइम्स जो लोग होते थे जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया उनको आर्य कहा गया, और उनके अपोनेंट को दस्सा या फिर दस्यु कहा गया. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. ये वो लोग थे, दस्यु वो लोग थे जो सेक्रीफाइस यानी कि नहीं करते थे और जो है अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते थे. लेटर ऑन द टर्म दसा वाज एंड फेमिनिन दासी, यानी कि दास और दासी. फेमिनिन को मतलब फीमेल को दासी बोलते थे और मेल को दास. केम टू मेंट स्लेव, और लेटर ऑन ये वर्ड जो है स्लेव के लिए यूज किया जाने लगा. स्लेव मतलब कि दास. स्लेव वर वुमेन एंड मेन who were often captured in war. स्लेव का मतलब ऐसे लोग जो हैं वॉर में जिनको जो है जीता जाता था. They were treated as a property of their owners.
मतलब कि युद्ध में जो है जिन लोगों को कैप्चर किया जाता था उनको जो है जीतने वाली टीम जो है अपने प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती थी, उनसे फ्री में काम कराती थी, जो चाहे वो करवा सकती थी। हु कुड मेक देम डू वॉट एवर दे वॉन्टेड। वाइल द ऋग्वेदा वॉज बींग कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऋग्वेद जो है नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, और उसके बाद उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इधर उधर। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। साइलेंट इसेंशियल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। मेगालिथ की कहानी। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। These stone builders are known as megalith, literally big stone. Megalith किसको कहते हैं? बड़े बड़े पत्थरों को। These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. इन पत्थरों को ऐसे अरेंज किया गया था जिससे कि जो है डेड बॉडी को दफनाने की साइट को जो है मार्क किया जा सके, यानी कि एक पहचान बनाई जा सके जिससे लोग पता कर सके कि उसके अंदर किसी को दफन किया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, और ये प्रैक्टिस 3000 साल पहले स्टार्ट की गई। एंड वर prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and कश्मीर। और कहाँ कहाँ पे? डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है लोगों को दफना दिया जाता था। ये एक पोर्ट होल हुआ करता था, इसकी चारों तरफ देखिए पत्थर रखे हुए हैं, उसके बाद ऊपर से बड़े बड़े से पत्थर रखे हुए हैं। इस तरीके से एक पहचान वाला एरिया बना दिया गया है जिससे जो है लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी रखी हुई है और यहाँ से आने जाने का भी है। और यहाँ पे लोग जो है पहले किसी को दफन कर देते, उसके बाद किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाती थी तो फिर से उसको भी आकर के इसी में रख देते थे। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था। Some important megalith sites are shown on map 2, page number 13. While some megalith can be seen on the surface, अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ मेगालिथ जो है सरफेस पे हैं और कुछ अंडरग्राउंड। Sometimes archaeologists find a circle of stone builders or a single large stone standing on the ground. कभी कभी जो है बड़ा सा स्टोन जो है उसको सर्कुलर फॉर्म में रखा जाता था और कभी कभी जो है जमीन पे एक बड़े से पत्थर को खड़ा कर दिया जाता था। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता था उन लोगों का। These are the only indications that there are burial beneath, यानी कि ये एक इस तरीके का इंडिकेशन होता था कि उसके बीच में एक डेड बॉडी रखी गई है। There were several things that people did to make megalith. बहुत सारी लोगों ने प्रैक्टिस की मेगालिथ के लिए। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, हमने एक लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम टू द करेक्ट ऑर्डर, उसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए। डिगिंग पिट यानी कि गड्ढे खोदना ऑन द अर्थ। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, स्टोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ब्रेकिंग बिल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन इन पोजीशन, स्टोन्स को एक पोजीशन में रखना। फाइंड सुटेबल स्टोन, सुटेबल स्टोन को फाइंड आउट करना। शेपिंग स्टोन, स्टोन्स को शेप देना। एंड बरिंग द डेड, और उसके बाद डेड बॉडी को दफना देना। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। ये एक एग्जाम्पल दिया है ऊपर, इसको सिस्ट कहते थे। सम सिस्ट लाइक वन शोन हियर है पोर्ट होल्स, यहाँ पे एक तरीके का, यहाँ पे ये हमने दिखा था ये पोर्ट होल है। विच कुड यूज एज अ एंट्रेंस, इसको एंट्रेंस की तरह यूज करेंगे। और फिर उसके बाद उसकी दूसरी जैसे कि एक डेड बॉडी यहाँ पे है तो उसके बाद दूसरी अगर किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है इसके, तो उसको भी ला करके इसी पोर्ट होल के थ्रू यहाँ पे रख देते थे। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ करता था। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सभी बरियल्स में एक कॉमन फीचर होता था। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट, डेड बॉडी जो है अलग अलग पॉट्स में जो है बरी की जाती थी, इन जो लाल और काले कलर के होते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्स, इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और इन डेड बॉडीज में जो है स्टोन मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं, कुछ वेपन्स भी मिले हैं आयरन के, और हॉर्स भी मिला है, यानी कि इंसान के साथ साथ जो है घोड़े को भी जो है स्केलेटन मिले हैं वहां पर डेड बॉडी के साथ साथ। कुछ स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। वॉज आयरन यूज इन हड़प्पन साइट्स, क्या हड़प्पन साइट्स में आयरन का यूज हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बर्लियर्स, ये आयरन इक्विपमेंट मिला है। लेफ्ट टॉप पे हॉर्स इक्विपमेंट है,
लेफ्ट बिलो में एक्सेस है और ये एक तरीके का टैगर है। इन सब की पिक्चर दी हुई है। उसके बाद फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद skeleton probably belong to the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि जो स्केलेटन है क्या वो सारी चीजें उसके साथ जो मिली हैं क्या वो उसको डेड बॉडी को बिलोंग करती हैं। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। यानी कि कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे, कुछ डेड बॉडी के साथ ज्यादा चीजें मिली और कुछ के साथ कम। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2। पेज नंबर 13। Here one skeleton was buried within 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. conch shell का मतलब होता है शंख। ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन मिला है, उसके साथ साथ 33 गोल्ड बीड्स मिली है, यानी कि 33 मोतियों की माला गोल्ड की, 2 स्टोन की माला और 4 कॉपर बैंगल्स मिली हैं और एक शेल मिला है, यानी कौन शेल यानी कि शंख मिला है। अदर स्केलेटन है अ फ्यू पॉट्स। दूसरे स्केलेटन के साथ बहुत कम बर्तन मिले हैं। तो ये ऐसा सजेस्ट करता है कि उस टाइम पे सोशल डिफरेंस होते थे। जो रिच लोग होते थे उनके साथ साथ ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें मिलती थी और जो है नॉर्मल पीपल जैसे कि आम लोग हैं, हम लोग हैं, उनके साथ साथ कम चीज़ें दफनाई जाती रही होंगी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। These finds suggest that there were some differences in status among the people who were buried. Some were rich and other people, other poor, some chief and other followers. कुछ राजा वगैरह होंगे, कुछ प्रजा होंगी, कुछ पुअर होंगे, कुछ रिच होंगे। तो इस तरीके के सोशल डिफरेंसेस थे। But some burials spot mean for certain families. Sometimes megalith contain more than one skeleton. कभी कभी जो है मेगालिथ एक से ज्यादा स्केलेटन भी पाए जाते थे। तो these indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place through not at the same time. यानी कि अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि जो है एक मेन होल बनाया जाता था और उससे पहले एक को जो है बरी कर दिया जाता था। उसके बाद अगर उसके फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती थी तो दूसरे को फिर से ला करके उसी होल के थ्रू उसमें बरी कर देते थे। मतलब कि सेम फैमिली के लोगों को एक जगह पे बरी करते थे, इसलिए एक जगह से कई सारे स्केलेटन मिले हैं। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circle or builders placed on the surface probably served as a signpost. और वहां पे जो स्टोन रखा जाता था बड़ा, वो एक साइन पोस्ट का काम करता था टू फाइंड द बरियल साइट को फाइंड करने के लिए, सो दैट द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेयर एवर दे वांटेड टू। यानी कि एक बड़ा सा पत्थर रखा था उसके साइन पोस्ट पे और जो है लोगों को अगर वहां पे जाना रहता था तो वो वापस उस जगह पे जा सकते थे उस पत्थर को हटा करके। द स्पेशल बरियल्स इन ईमान गांव, इनाम गांव के बरियल के बारे में बता रहे हैं। फाइंड ईमान गांव ऑन मैप 2, पेज नंबर 13। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोट, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये साइट कहाँ पे है? भीमा की ट्रिब्यूटरी घोड़ रिवर के पास। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। ये जो है 3600 से लेकर 2700 ईयर एगो की साइट है। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। एडल्ट्स को ग्राउंड में बरी किया जाता था, लेड आउट स्ट्रेट, सीधा लिटा करके, हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उनका सर करके। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, कभी कभी घर में लोग दफनाए जाते थे। Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. यानी कि बर्तन जो है डेड बॉडी के साथ रख दिए जाते थे जिसमें फूड और वाटर होता था। One man was found buried in the large four-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house. एक मैन को जो है बरी किया गया था एक बड़े से घर के जो है कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में। 5 कमरों का वो घर था और उसके सेंटर में जो है 4 पैरों वाला क्ले जार था, उसमें डेड बॉडी को जो है बरी किया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट, और ये एक लार्जेस्ट हाउस बड़े घरों में से एक था उस साइट के। इन या कहाँ की बात हो रही? इनाम गांव की। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट,
यानी कि बस्ती के सेंटर में। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, इस घर में एक अनाज की ग्रेनरी भी थी, यानी कि अनाज रखने के लिए एक जो है बड़ा सा अन्नागार था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशंस, और पैरों को जो है क्रॉस करके लिटाया गया था बॉडी को। डू यू थिंक दिस वॉज अ बॉडी ऑफ अ चीफ, आपको लगता है क्या एक चीफ की बॉडी होगी? गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। What skeleton studies tells us, skeleton हमें क्या बताता है? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size, यानी कि ये जान पाना तो बहुत easy है कि skeleton अगर छोटा है तो बच्चे का है। However, there are no major differences in the bones of girls and boy, लेकिन लड़के और लड़कियों की बोन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। We can we make out whether skeleton that or a man or a woman, हमें कैसे पता चलेगा कि मैन का स्केलेटन है या वुमेन का? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद इन द स्केलेटन, कभी कभी लोग इस तरीके से पता लगाते थे कि स्केलेटन के पास क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, उससे पता लगाते थे कि मैन का है या वुमेन का। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद इन ज्वेलरी, अगर स्केलेटन के साथ ज्वेलरी पाई जाती है, इट समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ ह्यूमन, कभी कभी ये ये सोचा जाता था कि ये स्केलेटन जो है वुमेन का हो सकता है, बट स्टिल उस टाइम के लोग जो है मेन भी होते थे, वो भी ज्वेलरी पहना करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि सच में वो वुमेन का है या फिर मेन का ही है। तो ये इतना जो है मेथड अच्छे से काम नहीं करता था। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, तो सबसे बेटर वे क्या था कि बोन स्ट्रक्चर को देख करके पता लगाना कि वुमेन का है या मेन का। कैसे पता चलेगा? द हिप और अ पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग, यानी कि जो फीमेल होती थी उनका पेल्विक एरिया थोड़ा सा चौड़ा होता था, क्योंकि उन्हें गर्भ धारण करना होता है, इसलिए जनरली होता ही है ऐसा कि फीमेल का पेल्विक एरिया थोड़ा सा चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज, यानी कि ये जो है आज के टाइम की जो स्केलेटन स्टडीज हैं उनके बेसिस पे जो है ये डिस्टिंक्शन किया गया। About 2000 years ago, 2000 साल पहले, देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम चरक, चरक के बारे में दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हु रोट अ बुक ऑफ मेडिसिन नोन एज चरक संहिता, इनकी बुक का नाम पूछा जाता है, जो कि बुक ऑफ किस टॉपिक पे है? मेडिसिन पे, चरक संहिता, बुक का नाम है चरक संहिता। देयर स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स, चरक क्या बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, यानी कि आज के टाइम में तो 206 हैं। तो ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने जो है बोन्स में ही अपने टीथ को भी काउंट कर दिया था, जॉइंट्स को भी काउंट किया था और कार्टिलेज को भी काउंट किया था, तो इस तरीके से उन्होंने 360 बोन्स बता दी थी। This is much larger number than 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charak arrived at this figure by counting the teeth, joint and cartilage. How do you think he find out about the human body in such a great detail? अब सोचिए उस टाइम पे इतनी ग्रेट डिटेल कैसे इन्होंने फाइंड आउट करी होगी, ये सोचने वाली बात है। मतलब कि हमारे इंडियन जो है फैमिली में जो है ये ऋषि मुनि इतने जो है जानकार हुआ करते थे, पहले के टाइम के लोग भी, कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत पहले ही बता दी थी। Occupations at इनाम गांव, इनाम गांव के ऑक्यूपेशन। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वीट्स ऑफ wheat, barley, राइस, pulses, millets, peas and sesame, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या पाया? गेहूं के बीज, और जो है पार्ले यानी कि जौ, राइस चावल, पल्स दालें, मिलेट्स, पीज, बटर, सेसमे यानी कि तिल, बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, और बोन्स कौन कौन से एनिमल्स की मिली? मैनी बियरिंग कट ऑफ मार्क्स दैट शोज हाउ मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड हैव आल्सो बीन फाइंड आउट, यानी कि कुछ जानवरों की बोन्स मिली है जिनमें कट मार्क्स मिले हैं। इससे ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि जो है उस टाइम पे खाने के लिए जो है जानवरों का यूज किया जाता था, तभी तो उन्हें काटा या मारा गया होगा। दीज इंक्लूड्स कैटल, इनमें कौन कौन से जानवर है? कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मैंगूज। बिसाइड बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, और कौन कौन सी बर्ड्स पाई गई थी?
बहुत सारी बर्ड्स पाई गई थी और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, टर्टल, कछुआ, क्रैब, केकड़ा और फिश यानी कि मछलियाँ। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज, और फ्रूट्स के एविडेंस कौन कौन से मिले हैं? बेर, आंवला, जामुन, डेट्स यानी कि ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, और बहुत सारी बेरीज जो हैं कलेक्ट की गई हैं, यानी कि इस तरीके के जो है फल मिले हैं, कुछ जानवरों के वहाँ से अवशेष मिले हैं और कुछ अनाज मिले हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। यूज दिस एविडेंस टू द लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल एट ईमान गांव। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एल्सवेयर, एल्सवेयर का बॉक्स है, इसके बारे में जान लेते हैं। फाइंड चाइना इन योर एटलस। Around 3500 years ago, we find some of the first evidence of writings in China. 3500 साल पहले की एविडेंस मिली है चाइना से। These writings were on animal bones. These are called oracle bones. यानी कि ये animal bones पे लिखा हुआ है और इनको क्या कहते हैं? Oracle bone, because they were used to predict the future. क्योंकि ओरेकल बोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। किंग्स गॉट स्क्राइब टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। स्क्राइब जो होते थे उन पे बोन्स पे क्वेश्चन लिखवाया जाता था उनसे। कौन लिखवाता था? राजा। वुड दे विन बैटल, क्या वो युद्ध जीतेंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी? वुड दे हैव सन, क्या उन्हें बच्चे होंगे? द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, उसके बाद बोन्स को आग में डाल दिया जाता था और वो क्रैक होती थी बिकॉज ऑफ हीट, आग की गर्मी से। देन देन फॉर्चून टेलर स्टडीड दीज क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और उसके बाद फॉर्चून टेलर्स जो थे वो प्रिडिक्ट करते थे कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, बारिश होगी नहीं होगी, और इस तरीके के जो भी प्रिडिक्शन राजा करवाया करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक, और आपको लगता है कभी कभी वो गलतियां भी कर देते होंगे। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज, ऐसे राजा महलों में रहते थे। दे अमेज्ड vast quantities of wealth including large elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. यानी कि पहले टाइम पे राजा के पास बहुत सारी, चाइना के जो एविडेंस मिला है उससे पता चला है कि बहुत सारी वेल्थ हुआ करती थी और राजा के पास, और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोंज वेसल यानी कि बर्तन हुआ करते थे डेकोरेटेड, बट वो लोग जो है आयरन का यूज नहीं जानते थे। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन राजा ऑफ ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स। इन राजाओं के और ऋग्वेदा के किंग के बारे में जो है दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताओ। तो मेजर डिफरेंस यही हुआ कि ऋग्वेदा के जो किंग होते थे उनके पास इतनी वेल्थ नहीं थी, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो आम राजा लोगों की तरह नहीं रहते थे, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, राजा को प्रजा ही चुनती थी। और ये जो है बेसिक मेजर डिफरेंस जो चैप्टर में गिवन है। उसके बाद फिर आते हैं इमेजिन। You live in Imangaon 3000 years ago and the chief had died last night. Today your parents are preparing for the burial. Describe the scene including how food is being prepared for the funeral. What do you think would be offered? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, ये देख लो इंपॉर्टेंट डेट्स। बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदास 3500 years ago. Beginning of the buildings of megalith 3000 years ago. Settlement at Imangaon 3600 and 2700 years ago. चरक ने 2000 साल पहले जो है अपनी चरक संहिता को कंपोज किया। सूक्त का मतलब होता है वेल सेड। चैरियट क्या होते हैं? रथ होते हैं जो बैटल में यानी कि युद्ध लड़ने में यूज किए जाते थे। यजना क्या होती है? एक तरीके की सेक्रीफाइस होती है। दास कौन होते थे? स्लेव। मेगालिथ क्या होते थे? एक स्टोन बिल्डर हुआ करता था। अब कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ये चार हैं। पहला है स्लेव्स। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, उस टाइम पे जो है स्लेव्स किस लिए यूज होते थे? स्लेव्स वर यूज फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड अदर हार्ड लेबर, यानी कि उनसे फ्री में काम करवाया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेगालिथ आर फाउंड इन। मेगालिथ कहाँ पर फाउंड किए गए? तो डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू। स्टोन सर्कल और बिल्डर्स का यूज किस लिए किया जाता था? टू मार्क बरियल साइट्स।
उसके बाद डी है पोर्ट होल्स वर यूज्ड टू, पोर्ट होल का यूज किस लिए किया जाता था, ऑफरिंग फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स टू द डेड लोगों जो बॉडी होती थी उनको खाना वाना देने के लिए। ई पीपल एट ईमान गांव एट, ईमान गांव के लोग क्या खाते थे, व्हीट बार्ले राइस पल्स मीट एंड फिश, ये बहुत सारी चीजें जो है वो खाया करते थे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। इन व्हाट वेज आर द बुक्स वर वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से आज के टाइम की बुक्स डिफरेंट क्यों है, आज के टाइम में प्रिंटेड बुक्स हैं, उस टाइम पे हैंड रिटन हुआ करती थी, बर्च ट्री की जो है छाल पे लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी, तो ये कुछ तरीका होता था उनका लिखने का। और आज के टाइम में जो है कॉपी पेन और अलग तरीके के मटेरियल यूज होते हैं, पहले के टाइम पे स्याही से लिखते थे। What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social difference among those who were buried? यानी कि किस तरीके के जो है एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जो दफनाए हुए लोग होते थे उनमें सोशल डिफरेंस होगा। तो पहला तो ये था कि बहुत सारी जो है ज्वेलरी वगैरह जो है, जो रिच लोग होते थे वो ज़्यादा तरीके की ज्वेलरी पहनते थे, और जो आम लोग होते थे उनके पास से इतनी ज्वेलरी नहीं मिली है, और उनके पास से प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, रिच लोगों के पास से प्रीशियस मेटल के बर्तन और ये सारी चीज़ें मिली हैं जो कि आम लोगों के पास नहीं मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो है सोशल डिफरेंस बहुत हुआ करता था उस टाइम पे। In what ways do you think that the life of Raja was different from that of दास और दासी? राजा की लाइफ दास और दासी से कैसे डिफरेंट थी? दास और दासी वो होते थे जिनको युद्ध में जीत के लाया जाता था, उनसे फ्री में सारा काम करवा सकते थे, जो कुछ भी चाहे वो भी करवा सकते थे, बट राजा का ऐसा रोल नहीं होता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Like, share and subscribe, and if you find this video useful, do let me know in the comments.